नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मंच के यूट्यूब चैनल पर। आप में से बहुतों ने हमें कहा कि सर 2024 के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताइए, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ से डील करेंगे कि कैसे हम यूपीएससी 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं या 2025 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, मतलब अभी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। मान लीजिए अगर आपको 1 या 2 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, मतलब आपने 2024 का अटेम्प्ट देना है, ये आपका पहला अटेम्प्ट है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो ये वीडियो शायद आपके लिए भी है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ मिस्टेक्स के कारण आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है या आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो जो भी आपके कंसर्न होंगे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में एड्रेस करूं। अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न बचता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाकर आपके कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपको 10 घंटे की स्टडी टाइम चाहिए होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, एक साल में लगभग आपको 18 सब्जेक्ट कवर करने हैं, यानी कि 12 महीने में 18 सब्जेक्ट। अब यहां पर इनकी मल्टीपल रिवीजन भी होनी चाहिए। अब अगर हमें मल्टीपल रिवीजन करनी है तो एटलीस्ट हमें 2 जीएस के पेपर उठाने होंगे, यानी 2 जीएस के सब्जेक्ट उठाने होंगे, नॉट पेपर, सब्जेक्ट। अब जैसे एक स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा से यूज करता था, दैट इज 3+3+3+2। अब ये क्या है? देखिए, 3 घंटे में अपने ऑप्शनल को देता था। ऑप्शनल के जैसे ऐसा होता था कि 2 घंटे मैं अपने टॉपिक को पढ़ता था, फिर उसके बाद आधा पौना घंटा मैं इसमें क्या करता था कि कुछ रिसर्च करनी हो, कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें ऐड करनी हो, तो उस रिसर्च के लिए मैं लगभग 45 मिनट्स का टाइम यहाँ पर यूटिलाइज करता था। इसके बाद लगभग 15 मिनट मैं क्या करता था कि एक वाइट शीट ली, इस वाइट शीट के ऊपर तुरंत ही उन चीज़ों को नोट डाउन कर दिया जो मैंने उन 2 घंटे 45 मिनट में पढ़ी है। इससे क्या होता था कि मेरी रिकॉलिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाती थी। ऐसे ही आप जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में कर सकते हैं। जैसे 2 आपको सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि 18 सब्जेक्ट्स हैं लगभग, और आपके पास 12 महीने, और 12 महीने में भी मैंने कहा ना कि मल्टीपल रिवीजन करनी होगी। तो यहां पर हमें इंश्योर करना होगा कि हम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स लेके चलें। अब ऐसा नहीं है कि आपने 2 सब्जेक्ट में एक तरफ पॉलिटी रख लिया और एक तरफ इकोनॉमी, नहीं। आपने करना क्या है कि भाई, एक अगर मेजर सब्जेक्ट उठा रहे हो, बड़ा सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो कोशिश करो कि एक थोड़ा लाइट सब्जेक्ट हो, थोड़ा हल्का सब्जेक्ट हो, जहां पर कॉन्सेप्ट ना हो इतने, हाँ फैक्ट्स हो तो चलेगा। जैसे हो सकता है कि आप हिस्ट्री उठा ले, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहां पर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझने पड़ रहे हैं। तो पॉलिटी एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, एंड इकोनॉमी भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ट होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि 2 इजी सब्जेक्ट्स को रखना है। एक आपका हार्डकोर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट रहेगा, और दूसरा आपका लाइट वेट, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहां पर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क नहीं करना है। तो इससे आपकी थोड़ी प्रिपरेशन ठीक रहेगी। अब कौन से सब्जेक्ट इसमें लेने चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल्दो आने वाले समय में मैं आपके साथ कैसे हम अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर करने वाला हूं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, न्यूज़पेपर को 2 पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना होगा। एक तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, और फिर दूसरा आपको देखना होगा कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे एडिटोरियल है, मोस्टली एडिटोरियल्स आप क्या देखेंगे कि ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से छोटी मोटी और न्यूज़ आ जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एडिटोरियल के अलावा भी कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जहां से आपके मेंस के क्वेश्चन निकल सकें, तो आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो यहां पर इन टोटल बात करें तो प्री और मेंस दोनों की तरफ से ही आपको इंश्योर करना होगा कि आप न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको न्यूज़पेपर में से ही आता है। न्यूज़पेपर एक बेस है, इसके बाद आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होगी। मतलब आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटे के अंदर आप अपने न्यूज़पेपर को पढ़ लें, उसमें से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उन्हें अंडरलाइन या मार्क कर लें, और फिर आपने क्या करना है कि अपने रिसर्च के ऊपर जुटना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी सेडिशन लॉ के ऊपर एक आर्टिकल आया था। अब आपको क्या करना है, सेडिशन से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री के बारे में देखिए, कहाँ से सेडिशन आया, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज में इसे हटा दिया गया, क्या रीजंस थे। तो वो मेंस और प्री दोनों के हिसाब से आप उस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं।
क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट आ जाए, या इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि मेंस में आपको इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए। तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से इसे कवर करना होगा। अब कैसे इसके नोट्स बनाने हैं, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में इसे कंटिन्यू करता तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई यहां पर आपको कोशिश करनी है कि आप ये समझे कि कैसे न्यूज़पेपर के लिए आपको खुद को तैयार करना है। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जिससे आप टॉपिक को फाइंड आउट कर सकें, और फिर ये फाइंड आउट कर सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्या डेप्थ तक आपको उस टॉपिक को कवर करना है। अगर आप इस तरह से न्यूज़पेपर को तैयार करेंगे या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आप जैसे मान लीजिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर तैयारी स्टार्ट कैसे करें। तो यहां पर नंबर 1 पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप प्रीलिम्स और मेंस के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उन्हें एनालाइज करो। अब इन्हें एनालाइज करके क्या समझ में आएगा, देखिए यहां पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई किसी टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रखा है तो उसकी क्या डेप्थ है, ताकि जब मैं उस टॉपिक को पढूं तो मैं सेम डेप्थ को अचीव कर सकूं। मान लीजिए किसी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे हों, या किसी में बहुत ज़्यादा आपके फैक्ट्स वगैरह पूछे हों, तो एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मेजरली यूपीएससी अगर आप देखेंगे उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ लेता है, या रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है, बट हम कई बार बहुत अननेसेसरी फैक्ट्स भी याद करने लगते हैं। तो हमें यहां पर वो समझना है कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं, बिकॉज यूपीएससी में व्हाट वी हैव टू रीड, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या रीड नहीं करना है। तो एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ लोगे तो इससे आपको काफ़ी इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम कोई किताब उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उठाई लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत को ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएंगे। आपने फर्स्ट रीडिंग एज अ स्टोरी बुक की तरह करनी है, मतलब 7-8 या 10 दिन के अंदर आप एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। आप क्या कीजिए, उन टॉपिक से थोड़े फेमिलियर हो जाइए। आप ऐसे रीड कीजिए जैसे कोई आप स्टोरी बुक रीड कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ थोड़े फेमिलियर होते हैं, क्योंकि पहली बार में कभी भी आपको किताब पूरी तरह से समझ नहीं आती है। आप हर बार एक किताब को पढ़ोगे, बार बार आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपने कि आपने फर्स्ट रीडिंग की और इसमें 30-40 दिन लगा दिए, और यहाँ पर एंड रिजल्ट बताऊँ क्या रहेगा। अगर आप 30-40 दिन लगा भी देंगे, आप यहाँ पर मोर देन 10 to 20% इसमें से याद नहीं रख पाएंगे। मोर देन, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एट मैक्स कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो 30 से 40% याद रख लेगा। हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट पहली बार में याद नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पर नोट्स बनाने जाते हैं तो अगेन आप हर चीज़ को इंपॉर्टेंट मान के आप अननेसेसरी चीज़ों को भी अपने नोट्स में ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। अब ये चीज़ तो हो गई कि पहली रीडिंग करनी है। अब दूसरी रीडिंग थोड़ी इन डेप्थ रहेगी, तो इसमें आपको 21 दिन लगेंगे या इससे थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़ा धीरे से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो उनको 30 दिन भी लग सकते हैं, कईयों को 15 दिन भी लगेंगे। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेकेंड रीडिंग में आपको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग बिठानी है हर टॉपिक को लेके। हर की कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और की कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करते हुए चलना है। अब एक बार आपने अंडरलाइन कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, फाइनल रीडिंग के ऊपर जाना है, यानी थर्ड रीडिंग। यहां से आपने जो की कॉन्सेप्ट मार्क किए थे उन्हीं को रीड करना है। थोड़ा बहुत अगर आपको एडिशनल रीड करना हो तो आप कीजिए, और 3 से 4 दिन के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आप अपने नोट्स खुद के तैयार कर पाएंगे। मतलब द फाइनल रीडिंग विल बी कि आपको ये पता है कि इसमें से सिर्फ ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये 4 पॉइंट ही मुझे अपने नोट्स में लिखने। पूरी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। You do not have to get into details of each and everything. What you have to do is you have to cover just a bit of those points which are very relevant for your exam. Especially exceptional cases होते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिशनरी पावर या पार्टनिंग पावर, तो उसके बारे में अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो मे बी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिख के भी वहाँ पर उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इसके लिए नोट्स मेकिंग के लिए मैं एक आपकी सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा।
जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के कैसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको नोट्स मेकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वैसे कोशिश ये रहेगी कि सारे सब्जेक्ट कवर कर सकूं, बट ह्यूमनली वो मेरे लिए पॉसिबल ना हो पाए, तो मैं कुछ एक मेन सब्जेक्ट्स के जैसे पॉलिटी होगी, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री होगी, इन सभी के लिए कुछ आपको नोट्स के पॉइंटर्स दे दूंगा, जिससे आपको ये रहे कि कैसे हमें अपने नोट्स बनाने हैं, हम उस अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलेंगे। ऑल्दो नोट्स अपने खुद के होते हैं, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो कर लेना। आइए अब बात करते हैं अगले डाउट के बारे में, दैट इज कैसे इन 3 घंटों को यूटिलाइज करूं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 3+3+3+2 आवर्स की स्ट्रैटेजी है हमारी, तो ये 3 घंटे कैसे, तो 2 घंटे तो आप कोर कॉन्सेप्ट को दीजिए। मतलब आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई सेल्फ स्टडी के टाइम पे बुक पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। फिर 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद, जब आपका 2 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 घंटे ही लगाने हैं, कई बारी 2 का 2.5 भी हो सकता है, कई बारी 2 का 1.5 भी हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट किया उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम ये समझते हैं कि भाई ये जो वीडियो था, क्या इसने मेरे जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफिल किया है, क्या मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझना था, जितनी डेप्थ में समझना था, या जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वहां पर, क्या उन सभी एस्पेक्ट्स को इस पूरी वीडियो ने या इस पूरे आपके बुकलेट ने कंप्लीट किया है। अगर नहीं तो वी शुड इन्वेस्ट सम टाइम इन रिसर्च, ताकि एक बारी में ही उस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से कवर कर सकें। मीन्स वी हैव टू डील विद दिस, कि हो सकता है कि कई बार कोई किताब पूरी तरह से अच्छी ना हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट एट द सेम टाइम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए इतनी कारगर नहीं है। तो अगर मेंस के लिए हमें बियॉन्ड जाकर कुछ रिसर्च करना भी पड़े तो वी हैव टू गो फॉर दिस। वो 30 मिनट से लेके 1 घंटा हमारे लिए वो काम करने के लिए यूज करना है हमें, ताकि हम अपने मेंस और प्री की प्रिपरेशन एक साथ लेके चल सकें। देन स्टेप 3, दैट इज आप आंखें बंद करेंगे कुछ देर के लिए, आप दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा है। मान लीजिए आपके 3 घंटे 3.5 घंटे इसमें निकल गए, इसके बाद आप रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। अब अगर आपने रिकॉल कर लिया है तो नाउ टेक अ वाइट शीट। मेरे फादर मेरे साथ हमेशा ये करते थे, कहते थे कि भाई एक वाइट शीट ले, तूने जो भी पढ़ा है उसे इस वाइट शीट पे नोट डाउन करते, मैं उसके बाद देखूंगा। तो यहां पर मैं क्या करता था, उस वाइट शीट पे इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करता था, जो भी मैंने पढ़ा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता था। 15 से 20 मिनट लगते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उसमें सब पॉइंटर्स लिखे मैंने, मेजर हेडिंग्स लिखी, फिर जो जो मेरे को वहाँ पर समझ में आया एक एक 2-2 लाइन में मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सो दैट वो क्रिस्प रहे। इससे एक तो हमारे थोड़े क्विक रिवीजन के नोट्स बन जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और साथ के साथ यहाँ पर बेनिफिट ये है कि पेपर में ना हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है, हम चीज़ों को ना रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो वो रिकॉलिंग की हैबिट जो है, जो पेपर में हमें कई बार लगता नहीं यार पढ़ा था ये याद नहीं आ रहा, वो रिकॉलिंग की हैबिट आप हर रोज इस तरह से प्रैक्टिस करके बिल्ड करेंगे। एक चीज कही जाती है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि 21 दिन तक अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आपको उस चीज की आदत हो जाती है। तो यहां पर आपको रिकॉलिंग की आदत डालनी है। आप सिर्फ रीड करते जाएंगे तो वो वन डायमेंशन है आपकी पढ़ाई का, और उसमें एक अलग डायमेंशन ऐड करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज योर रिकॉलिंग पावर। तो वो एक प्रैक्टिस से आप डेवलप करेंगे। देन नेक्स्ट डाउट आता है आपका कि भाई एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें फर्स्ट हैंड एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका एक फाउंडेशन, एक बेस बनेगा। क्योंकि जैसे आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें कई कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस लेवल तक जाते हैं, बट उनके बेसिक्स कुछ क्लियरली नहीं गिवन होते। तो यहां पर आपको क्या करना है कि भाई बेसिक से स्टार्ट करना है। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आते हैं, तो एनसीईआरटी तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी कोचिंग का पार्ट हैं या आप काफ़ी टाइम से पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपने अपने कोर्स को खत्म किया, जैसे ज्योग्राफी के मान लीजिए आपने जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को खत्म किया। अब आप तुरंत क्या कीजिए कि 6वीं से लेकर 12वीं तक ये देखिए कि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से आपके टॉपिक आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है। अब इसमें हो सकता है कि 6वीं में एक टॉपिक गिवन हो या 2 टॉपिक गिवन हो सकता है कि 8वीं में कुछ टॉपिक गिवन हो, कुछ 10वीं में हो, या कुछ हो सकता है कि 12वीं या 11वीं में गिवन हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को रीड करना है।
अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ चुका है जब आप कोचिंग की वीडियो देख रहे हैं या आप अपनी पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब आपको टाइम कम लगना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स से अलावा गिवन है, या आपकी ऐसा हो सकता है कि जो आपने वीडियो देखी है उससे अलावा गिवन है, आपको उसको कवर करना होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, खासकर ज्योग्राफी वाले पार्ट में या कई बार पॉलिटी वाले पार्ट में कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो 6वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको पहले पढ़नी है। अगर आप कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी है, आपको ठीक ठाक समझ है, या आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि टॉपिक के साथ साथ उसे कवर कर सकते हो। तो ये थोड़ा फर्क रहता है। आइए अब बात करते हैं अगले डाउट की। देखिए, एक डाउट आता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है या नहीं। मैं कह रहा हूँ दोनों ही अच्छी है। आपके पास जो अवेलेबल हो, चाहे न्यू चाहे ओल्ड, आप उससे तैयारी स्टार्ट कीजिए। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटीज में कुछ चीज़ें ज़्यादा गिवन है, खासकर ज्योग्राफी के पार्ट में, बट दैट इज ट्रू कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटीज जो हैं उसमें कॉन्टिनेंट वाइज आपकी चीज़ें कवर कर रखी हैं मैप के लिए, बट यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि मैप वर्क मोस्टली आपका करंट अफेयर्स से आता है। तो ये जो मिथ है ना कि न्यू एनसीईआरटीज या ओल्ड एनसीईआरटीज, इस मिथ से बाहर निकलो। हाँ, यहां पर अगर हो सके तो आप हिस्ट्री के लिए इसे फॉलो कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा या आपकी मेडाइवल की जो किताब है, या मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बिपिन चंद्र है, दैट इज गुड इनफ। वहाँ पर मेंस के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं या प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उन्हें बेस बना सकते हैं। वेयर एज अगर आप मुझसे पूछें तो न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने दोनों ही पढ़ी हुई हैं, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। नाउ डाउट 5, क्या हमें एनसीईआरटीज के नोट्स बनाने चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, चाहे आप कोचिंग में जा रहे हैं, चाहे आप खुद से अपने फाउंडेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपको क्या करना होगा, आप अंडरलाइन करके रखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगते हैं आफ्टर 2-3 रीडिंग्स एनसीईआरटीज में। मान लीजिए आप ज्योग्राफी के नोट्स बनाने बैठे हैं, अब आपने यहाँ पर एनसीईआरटी रीड कर लिया, गुड इनफ, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्या होगा, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लगेंगे ना, और आपको लगे कि भाई ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है, इसके बाद मेरे को तुरंत क्या करना चाहिए, मेरे को एनसीईआरटीज उठानी चाहिए। जैसे मान लीजिए सविंदर सिंह आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको लगा कि 1-2 एडिशनल पॉइंट्स जो मेरे एनसीईआरटीज में गिवन थे, आप उनको वहां पर अपने नोट्स में ऐड करेंगे, तब वो होलिस्टिक नोट्स बनेंगे। मींस आपको तब तक कुछ भी नहीं लिखना है जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स रीड ना कर रहे हो। उससे पहले आप किताब में अंडरलाइन करके मेजर पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, रेपिटेशन होगी चीज़ों की, कि आपने एनसीईआरटीज के नोट्स अलग बना दिए, स्टैंडर्ड बुक्स के अलग बना दिए, वो एक जगह कभी भी कंपाइल नहीं हो पाएंगे। आप क्या कीजिए, आप इसको सब्जेक्ट वाइज लेके चलिए। सब्जेक्ट वाइज कैसे? जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, आपने ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी या किसी कोचिंग से कुछ वीडियोस वगैरह देख के काम चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि भाई इसको सप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 पॉइंट गिवन थे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में 5 पॉइंट गिवन थे, एक एडिशनल पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर उस एडिशनल पॉइंट को ऐड कर दीजिए। ये आपके होलिस्टिक नोट्स बनेंगे। तो नोट्स बनाने हैं, बट जैसे आमतौर पे आप करते हैं कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बना रहे हो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स के अलग अलग नोट्स बना रहे हो, वो नहीं करना है। हमें एक साथ एक कंपाइल्ड फॉर्म में बनाना है। तो एनसीईआरटी पढ़ी, अंडरलाइन करी, जब हम मेन बुक पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे उसके साथ इसको ऐड करेंगे। अब अगला डाउट ये आता है कि क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए? तो डेफिनेटली यस। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, चलो ज्योग्राफी छोड़ो, पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं। पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में गिवन होते हैं, बट आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कवर नहीं कराए जाते हैं, बट हो सकता है क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को हम छोड़े ना, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं आपकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुकलेट से। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक पढ़ी, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है या कोई भी स्पेलिंग एरर है या कुछ भी डाटा गलत गिवन है, तो उसके लिए कोचिंग खुद जिम्मेवारी नहीं लेगा। आप समझें कि आपके एग्जाम में इनके फैक्ट्स के कारण कुछ भी गलत हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, दैट विल बी मोर रेलिवेंट, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इससे आप ये कह सकते हो कि काफ़ी हद तक, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो बार बार रिवाइज होती रहती हैं, उनको ठीक किया जाता है, क्योंकि उनको उससे पैसा बहुत सारा मिल रहा होता है, रॉयल्टी इनकम एंड ऑल।
तो वो टाइमली अपडेट होती रहती है। यहाँ पर आपके लिए ये भी बेटर रहता है कि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलने की गारंटी रहती है थोड़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू द कोचिंग बुकलेट्स। बट कुछ एक सब्जेक्ट्स में मैं ये कहूँगा कि कोचिंग बुकलेट्स भी अच्छी होती है, जैसे इन्वायरमेंट के लिए हो सकती है। अब देखिए स्टैंडर्ड बुक्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टैंडर्ड बुक्स आपकी बहुत लेट अपडेट होती है, मतलब 3-3, 4-4 साल में अपडेट होती है, या मिनिमम 2 साल तो वो लगा ही देते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टॉक होता है, उनको उसको निकालना होता है, उसके बाद वो अपडेट करते हैं। बट कुछ कोचिंग बुकलेट्स होती हैं जो आपकी रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी रेगुलर अपडेट होती है ना किताबें, उनको पढ़ने का फायदा है उन बुकलेट्स को। जैसे एग्जांपल देता हूँ, साइंस एंड टेक, ये आपका करंट ड्रिवन सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। तो टाइमली अगर आपकी बुक अपडेट होगी तो इससे बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। सेम इन्वायरमेंट के साथ भी यही है, इकोनॉमी के साथ भी यही है। तो ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो आपकी किताबें ऐसी हैं जो टाइमली अपडेट होनी चाहिए, उनके लिए आपको बेटर रहेगा कि आप कोचिंग की बुकलेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो यू हैव टू रीड इट, चाहे कोचिंग की बुकलेट करो चाहे स्टैंडर्ड बुक करो, यू हैव टू फाइंड वन सोर्स एटलीस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। नाउ नेक्स्ट डाउट आता है हमारा कि रिवाइज करने का बेस्ट वे क्या है। देखिए किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो आपको ये समझना होगा कि उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ा, अब ज्योग्राफी पढ़ने के बाद देखिए कि PYQ है, आप उनको सॉल्व करने लगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे आपके मेंस का हो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने एक दिन के सब्जेक्ट का टॉपिक कवर किया, टॉपिक कवर करते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, तो दैट इज देयर। अब ये तो डेली बेसिस पे हो गया कि आपने टॉपिक कवर किया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, अटेम्प्ट किए, मेंस के क्वेश्चन देखे, अटेम्प्ट करे, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट वीकली भी हमें कुछ करना होगा। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं, ओपन सोर्सेज, जहाँ पर आपको ना टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। अब इन ओपन सोर्सेज वगैरह में आप क्या कर सकते हो, अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने फेलो एस्पिरेंट्स की मदद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप कुछ वीकली टेस्ट को ढूंढिए। जैसे मान लीजिए आपने एक वीक का कुछ टारगेट लिया था, इस टाइम टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वीकली, मंथली और ईयरली टारगेट लेके चलें। हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे आने वाले 1-2 दिन में। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो मैंने आपको 2 वीडियो प्रॉमिस किए, एक नोट्स के ऊपर और एक मैंने आपको कहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी पूरी 1 साल की हम डेवलप करेंगे, ताकि होलिस्टिकली हम चीज़ों को अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि भाई जैसे मान लीजिए एक वीकली टेस्ट है, आपने कुछ टॉपिक पढ़े, उन टॉपिक्स के लिए आपने देखा कि कौन से सोर्सेज से मैक्सिमम हमारा टॉपिक कवर हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आपने टेस्ट दे दिया। हमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे। इससे क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं या थोड़े बहुत नोट्स लिखते रहते हैं, इससे हमारी दिमाग 1 या 2 डायमेंशन में तो वर्क कर रहा है। अब हमें वो देखना है कि हम रिकॉल करके क्या उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। देखिए एक चीज़ है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, अब उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप व्हाइट शीट पे उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब तीसरी चीज आती है कि क्या वाकई मैं उस चीज को कर पाऊंगा, तो उसके लिए ये वीकली टेस्ट है कि आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, क्या मैं उसे रिकॉल कर पा रहा हूं। अब जब आप टेस्ट देंगे, मान लीजिए 30, 40 या 50 क्वेश्चन का वो टेस्ट पेपर था, अब यहां पर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके गलत रहे होंगे। तो आपको यहां पे 4 रीजंस फाइंड आउट करने कि क्या मेरे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी कि जो वो क्वेश्चन गलत हुआ, या मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर ठीक से वर्क नहीं किया। जैसे कई बार होता है ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। या ऐसा हो सकता है कि आपकी करंट अफेयर की नॉलेज अधूरी हो, उसमें कुछ करंट अफेयर की चीज़ ऐड हो रखी हो और आपने वो नहीं पढ़ी हो, इस वजह से वो मिस्टेक हो गई हो। या आपकी सबसे कॉमन मिस्टेक, दैट इज सिली मिस्टेक। और आज की डेट में जो पेपर आ रहा है ना, उसमें सिली मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो मान के चले कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। जिस तरह का पेपर आ रहा है, अब सिली मिस्टेक्स के लिए जगह नहीं है। तो यहां पर आपको इन 4 फ्रंट पे देखना है कि आपने क्या गलती की है क्वेश्चन छोड़ते टाइम, या जब अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपने क्यों नहीं किया। क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं था, करंट अफेयर नहीं था, किस कारण से आपने वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। एंड जो आपको गलतियां पता लगे उनको सुधारो, उसके ऊपर वर्क करो एंड बेटर रिजल्ट के लिए फोकस कीजिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर 2024। अब आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें कैसे कैसे मंथली, वीकली और ईयरली टारगेट्स को डिफाइन करना है, सो दैट हम टाइमली अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं।